प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक बार गाय माता मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान शिव के पास जाती है और भगवान शिव से कहती है, हे भगवान, दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। गाय कहती है, हे भगवान, आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है, इसलिए आप ही आज बताइए कि दुखों का अंत कैसे किया जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे गाय, आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार संध्या के समय चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा अपने घोड़े से उतरे और बालक के नजदीक जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुंचे तो बालक कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। राजा उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक ने कुछ घबराकर कहा, आप डरो नहीं, मैं चंद्रपुर का राजा हूं। अभी तुम अपनी माँ की चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी माँ की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी संबंधी और रिश्तेदार कहाँ हैं महाराज? मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादा बुलंद नगर के धनी सेठ करोड़ीमल थे। मेरी माँ और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था, और चूंकि मेरी माँ एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही बगीचे में घूमते हुए मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा दादी ने मेरी माँ को अपशकुन और मनहूस ये कहते हुए कि उनके आने से ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। जब वह गर्भवती थी उस समय वह जंगल में आई और यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यहीं मेरा जन्म भी हुआ। मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं, योग्य बनूं। महाराज, ये शब्द कहते ही मेरी माँ के प्राण निकल गए। मेरी माँ के जीवित रहते हुए मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर पाया था। और उन्हें पूरी घटना का पता चला।
उन्होंने रानी से पूछा कि भीमसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया। रानी ने कहा कि वह भीमसेन की परख करना चाहती थी, जिससे पता चला कि वह बहुत ही घमंडी और चतुर है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। महारानी बेशक उसे पत्ते पर भोजन परोस कर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने यह ठीक नहीं किया। वह अभी बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा, कहीं वह महल से चला ना जाए। महाराज महल का सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है? भला राजा तुरंत भीमसेन को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें महल में नहीं मिला। भीमसेन अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल चले। इधर जब भीमसेन वापस जंगल में आ गया था, गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नाम से एक विशाल वन था, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर ब्रह्म ऋषि नाम का एक साधु रहते थे। वह बहुत ही करुणामय थे। जब भी कोई यात्री उस तरफ से गुजरता, साधु महाराज उनसे निवेदन करते कि वे कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर यात्रा जारी रखें। यात्री उनके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उनकी कुटिया में आराम करते। बाद में यात्री उन्हें प्रणाम करके अपने रास्ते निकल जाते। इस प्रकार साधु महाराज उस वन में गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। इसी वन में भीमसेन नाम का एक डाकू भी रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा था और जो भी यात्री उसे पैसा देने में हिचकिचाना किसी झिझक के मार डालता था। इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे, और अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश करता भी तो डाकू भीमसेन उसे लूट लेता। इस तरह डाकू भीमसेन का खौफ आसपास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग एकत्र हुए और उन्होंने डाकू भीमसेन से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, भीमसेन डाक का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही शक्ति होती है, यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा। इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, तब हम उसकी गर्दन काटकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है, तो फिर देर किस बात की, आज ही भीमसेन डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर चित्रकूट जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वह डाकू भीमसेन को ललकार में लगे। कहाँ छिपा हुआ डाकू भीमसेन, बाहर निकल, देख आज हमें तू लूट नहीं पाएगा, तेरी मौत बनकर आए हैं, आज हम सबसे तू बच नहीं पाएगा। शिकार के फेर में झाड़ियों में छुपे डाकू भीमसेन ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो वह अचानक चौंक गया। उसने सोचा कि अगर आज वह इस भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल है, जबकि वे लोग लगातार उसे चुनौती दे रहे। डाकू भीमसेन ने सोचा कि यहाँ तो मुझे यह लोग जरूर पकड़ लेंगे, मुझे कहीं और छुप होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह वहां से उठा और चुपचाप वहां से निकल भागा। जल्दी ही उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वह कुटिया के समीप पहुंचा तो वह बहुत ही हाँफ रहा था। साधु ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम, इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो, और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम, क्या घर से भाग कर आए हो? नहीं आर्षि, वो ऐसी बात नहीं है। तब भीमसेन ने ऋषि को अपनी राम कहानी सुनाई। तब ऋषि ने कहा, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो। हाँ ऋषि, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। बेटा, यहाँ पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। ओह, परंतु महाराज, विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा हेतु कोई धन नहीं है, मुझे कौन पढ़ाए? आर्षिवर ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर भीमसेन ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। जा तू अंदर कुटिया में जाकर छिप जा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी भीमसेन को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और साधु महात्मा से पूछने लगी, बाबा, क्या आपने यहां से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? बाबा ने कहा, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? हम भीमसेन डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है। वह अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है। आज हम उसे मारने आए हैं। साधु बाबा ने कहा, क्या तुम भीमसेन को मारोगे?
वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। साधु बाबा, तुम क्या कह रहे हो भीमसेन? डाकू मर चुका है? हाँ भाइयों, मेरे कहे पर विश्वास करो और अपने घर वापस लौट जाओ। भीमसेन कुटिया के अंदर छिपा खिड़की से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे। उसकी बातों पर विश्वास करके वे वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो डाकू कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा से पूछने लगा, साधु बाबा, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? मैंने उनसे क्या झूठ बोला था? भीमसेन, तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, इसलिए तुम डर कर मेरी मदद मांगने आए थे। साधु बाबा, आपकी बात सच है। साधु बाबा फिर कहने लगे, उनसे धन लूट कर तुम अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? नहीं, हर समय तुम्हें यही डर बना रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, सत्य है ना? हाँ साधु बाबा। फिर कुछ सोचकर भीमसेन डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखें। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूँगा। ऐसा है। तब आप मेरे पीछे पीछे। तब साधु बाबा एक पर्वत की ओर चल दिए और भीमसेन उनके पीछे पीछे था। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, भीमसेन, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। अच्छा साधु बाबा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और उसने दोनों पत्थर उठाए और अपने सिर पर रखकर साधु बाबा और के पीछे साथ कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। तब सा महाराज ने पूछा, क्या हुआ? भीमसेन ने कहा, साधु बाबा, ये पत्थर बहुत भारी है। साधु ने कहा, अच्छा एक पत्थर फेंक दो। भीमसेन ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर से साधु के पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर भीमसेन ने कहा, साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है। अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। साधु ने कहा, ठीक है, इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे आओ। भीम ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु के पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर भीमसेन ने कहा, साधु बाबा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए देखो। अब तक तुम्हारे सिर पर लूटमार और हत्यारोपी 2 भारी पत्थरों का बोझ था जो तुम्हें जल्दी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। इसीलिए तुम एक काम करो, आज से तुम हत्याएं करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा, उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि जिन लोगों से मैंने धन चुराया था वे कौन थे और कहाँ के निवासी थे। फिर साधु बाबा कहते हैं, इसलिए तुम यह करो कि चुराया हुआ धन गरीबों और भिखारियों में बांट दो। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और भेष बदलकर शहर में गया और अपने साथ लाए गए सारे धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद भीमसेन वापस वन में साधु बाबा के पास आया। साधु बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरे जन्म को सार्थक बना दो। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, भीमसेन, जहां तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा है। भीमसेन ने सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा की और साधु बाबा के सानिध्य में 5 वर्ष बिताए। इसी बीच साधु बाबा की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। तब एक दिन साधु बाबा ने भीमसेन से कहा, भीमसेन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। भीमसेन ने कहा, पर मैं शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? आर्षि ने उत्तर दिया, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, ये तो अमूल्य है। भीमसेन आर्षि के साथ वहां रहकर उसने शिक्षा प्रारंभ की। साथ ही वह आश्रम के कामों में आर्षिवर की मदद भी करता था। वर्षों बीत गए और भीमसेन युवा हो गया। एक दिन अर्षि ने कहा, भीमसेन, आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण होती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तुम कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे। यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। भीमसेन ने कहा, अब मुझे क्या करना है? गुरुदेव भीमसेन, अभी तुम युवा हो,
अभी तुम्हारे सामने एक लंबा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, इसीलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। भीमसेन ने निराश होते हुए कहा, गुरुदेव सब जगह मैं एक डाकू के रूप में बदनाम हूं, भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा। आर्ष ने कहा, जाओ अपनी इस बुद्धि के बल के साथ जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। फिर उसने निश्चय किया कि वह बीरपुर जाएगा। बीरपुर वही राज्य था जहां के राजा ने एक बार बचपन के समय में भीमसेन को आश्रय दिया था, परंतु उसकी रानी ने अपमानित करके भीमसेन को निकाल दिया था। जब भीमसेन बीरपुर में पहुंचा तब उसे मालूम हुआ कि वहां के मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए मंत्री का पद खाली पड़ा था। राजमहल की राज्यसभा में आज मंत्री के खाली पड़े पद पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना था। भीमसेन भी उस समय राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां पर जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे भीमसेन बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से मंत्री का पद रिक्त हो गया है। ये पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। राजा ने कहा, सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार मंत्री के पुत्र सारंग को मंत्री का पद सौंपा जाएगा। सेनापति ने कहा, पर क्या सारंग इस पद के लायक है? राजा कहते हैं, चाहे लायक हो या ना हो, राजकीय परंपरा के अनुसार यह पद उसे ही सौंपा जाएगा। हम अब दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। इतने में भीमसेन आगे बढ़ा और बोला, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना ही समझदारी है। तब एक युवक ने कहा, मेरा नाम किशोर है महाराज, और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूं। भीमसेन ने अपना नाम किशोर बताया ताकि राजा विक्रम सिंह उसे पहचान ना पाए। बहुत सालों के बाद राजा विक्रम सिंह बूढ़े हो चुके थे। फिर भीमसेन ने कहा, महाराज, आप जैसे चाहे उसी प्रकार मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, वरना आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। युवक, तुमने जो सलाह दी है राजकीय परंपराओं को बदलने की, हम उसे मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम चंद्रपुर का मंत्री बनाएंगे। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर सोने की म्यान में रखी हुई 2 तलवारें तुरंत राज दरबार में पेश की गईं। तब राजा विक्रम सिंह ने सारंग को एक तलवार दी और कहा, सारंग, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीप राज केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को यह भेंट लेकर आना है। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार किशोर को दी। कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुरम में जाकर राजा विशाल तक यह भेंट पहुंचा है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। जब सारंग उत्तर दिशा में स्थित केसरपुर राज्य के दरबार में पहुंचा तब उसने वहां के राजा से कहा, राजन, मैं चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह के द्वारा भेजा गया राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार में भेजी है। राजदूत, हम आपके महाराज के इस उपहार को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हमारे महाराज ने तलवार को म्यान से निकाला तो उन्होंने देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा ने पूछा, ये क्या तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? राजदूत, इसका क्या अर्थ है? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तब सारंग ने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग का क्या मतलब हो सकता है? मैं इसका मतलब नहीं जानता। फिर भी इस समय राजा केसर सिंह के सवाल का उत्तर ना देना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर उसने कहा, हाँ राजन, लाल रंग का यही रहस्य है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार कर ले, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से नहीं चूकेगी। यह बात आपको बता दें कि अब युद्ध भूमि में ही शीघ्र तलवार की धार का फैसला हो जाएगा। सेनापति जी, राजा विक्रम सिंह ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें चुनौती दी है। आप आज से ही सेना का संगठन शुरू कर दीजिए। हम बहुत जल्द वीरपुर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर महाराज सारंग घबराकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर जब भीमसेन विशालपुर पहुंचा और वहां के राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने कहा, राजदूत, इस तलवार की नोक पर लगा लाल रंग हमें समझ नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? भीमसेन ने गहरी सोच में पड़ के बात कहा, महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। ये तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राजा और उसका राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है।
मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को स्वीकार करता हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद राजा ने कहा, राजदूत, मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूँ। भीमसेन ने धन्यवाद कहा और वह सेना की टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों के साथ बीरपुर की ओर चल पड़ा। इधर केसरपुर की सेना ने हरिणगढ़ की ओर कूच कर दिया। सारंग ये दोनों ही बीरपुर में पहुंचे। तब राजा ने कहा, कहो सारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बतलाई? तब सारंग ने सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। ओ सारंग, ये तुम क्या कह रहे हो? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। जी महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया। महाराज, केसरपुर की विशाल सेना बीरपुर की तरफ बढ़े चले आ रही है। ओह, अब क्या होगा? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते। तब वहां पर मौजूद भीमसेन ने कहा, महाराज घबराइए नहीं। मैंने विशालपुर के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दें कि वे केसर नगर की सेना से युद्ध करें। मैं अपने साथ लाई गई सेना के साथ केसरपुर पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में विजय हमारी होगी, जैसा कि भीमसेन ने सोचा था। युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज विक्रम सिंह ने सारंग और भीमसेन को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, भीमसेन, तुम्हारी वजह से हम जीत सके हैं। हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। सारंग ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। किशोर ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि सारंग, तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, हम तुम्हें बीरपुर का मंत्री बनाएं। किशोर को सारंग ने कोई जवाब ना दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम किशोर को चंद्रपुर का नया मंत्री बनाते हैं। इसके बाद उसी रात को किशोर के मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से किशोर को भोजन परोसा। मंत्री बने हुए किशोर ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। ठीक है, हम उसका भी प्रबंध किए देते हैं। जब भीमसेन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मना किया था। महारानी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 15 वर्ष पहले आपने भीमसेन नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। महारानी बोली, ओह हाँ, याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बातें कैसे पता है? भीमसेन ने उत्तर दिया, मैं वही बालक भीमसेन हूं महारानी जी। तब राजा विक्रम सिंह ने महारानी से कहा, देखो महारानी जी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वह आज इस राज्य का मंत्री है। मंत्री ने कहा, राजन, यदि महारानी जी ने मुझे उस समय तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा नहीं जगती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूं। ये तो आपकी विनम्रता है। इस तरह से मंत्री ने कुशलतापूर्वक मंत्री का पद संभाला। फिर एक दिन राजा विक्रम सिंह ने भीमसेन को एक पत्र दिया और कहा, तुम ऊधमपुर राज्य जाओ और वहां के राज्य में चोरी छपा काफी बढ़ गई है। कृपया तुम जाक अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ, क्योंकि वहां का राजा ने मुझे पत्र लिखकर भेजा है सहायता के लिए। फिर भीमसेन ने ऊधमपुर की दिशा की ओर चल पड़ा और एक दिन और एक रात चलकर वहां पहुंच गया। वह राजा शशिकांत सिंह के पास पहुंचा और बोला, राजा विक्रम सिंह ने आपके नाम ये पत्र भेजा है। राजा ने पूछा, तो राजा विक्रम सिंह जी ने मदद के लिए तुम्हें भेज दिया है। भीमसेन से पत्र लेकर फिर राजा ने वह पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, ये पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वह 5 वर्ष से मेरे पास मंत्री के पद पर है। मेरे साथ 5 वर्ष बिताने के बाद अब उसका मन पूरी तरह से साफ हो गया है और मेरी शिक्षा से उसकी बुद्धि तीव्र हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें।
आपका हिताशी राजा विक्रम सिंह पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगे, ये आदमी एक समय कुख्यात डाकू रहा है और फिर एक राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? परंतु तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया। पूर्व में चाहे यह आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब राजा विक्रम सिंह जैसे अनुभवी राजा ने बताया है तो निश्चय ही यह उपयोगी होगा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने भीमसेन से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? जी महाराज, मेरा नाम भीमसेन है। भीमसेन, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। ओ महाराज, तब तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं। उस दिन राजा शशिकांत सिंह भीमसेन के साथ राज दरबार में पहुंचे और उनसे कहा, भीमसेन, आज से तुम यहीं पर बैठा करोगे। हे महाराज, भीमसेन ने अभी अपना स्थान ग्रहण किया था कि तुरंत ही कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर दरबार में आए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थे। एक पुरुष ने आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया न्याय करें और हमें धन वापस दिलवाएं। महाराज ने कहा, पहले हमें सभी विवरण बताओ, तब हम कोई निर्णय ले पाएंगे। इस पर वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं शुरू से ही आपको पूरी बात बताऊंगी। और उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। महाराज, ये 4 व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहाँ उन्होंने भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। फिर बुढ़िया ने कहानी सुनाते हुए बताया कि एक दिन यह 4 लोग अपना संपूर्ण धन लेकर उसके पास आए। उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ, हम इस राज्य में नए हैं और हमारे पास काफी धन है। कृपया हमारे धन की रक्षा करो। बुढ़िया ने पूछा, मैं रक्षा कैसे करूं? हम तुम्हारे घर के आंगन में धन गाड़ देंगे और जिस दिन हम चारों एक साथ आकर अपना धन मांगे, उस दिन तुम हमें धन वापस कर देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो उसे मत देना। यह तो बहुत सरल है, पर मेरे लिए क्या है? व्यापारियों ने कहा, बूढ़ी माँ, इसके बदले में हम भी तुम्हें धन देंगे। बुढ़िया ने तब कहा, तब मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। उन्होंने घर में गड्ढा खोदा, 2 बड़ी पोटलियां धन से भरी और उसे वहां रखकर मिट्टी से ढक दिया। फिर वह चारों बोले, बूढ़ी माँ, हम हर शाम को यहाँ भोजन करने आया करेंगे। बुढ़िया ने कहा, बड़े शौक से बेटे, रोज शाम को जब वे भोजन करने आते तो बुढ़िया से पूछ, हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन जब उन 4 व्यापारियों ने खजाने की जगह को खोदा तो वहां पर धन अभी भी वैसा ही था जैसा छोड़ा गया था। अब उन्हें उस बुढ़िया की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं रहा। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, बूढ़ी माँ, ये मुद्राएं रख लो, ये तुम्हें काम आएंगी। झुक झुक जियो मेरे बेटे। लेकिन उन चारों में से एक के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह बूढ़ी माँ को धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसकी जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से गुजरेगी। एक दिन जब वे चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे चौपड़ खेल रहे थे, तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम बूढ़ी माँ से जाकर कह दो कि वह जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और घर की ओर चलती। वह सो रहा था कि यह सबसे अच्छा मौका है जब उसके साथी बाहर व्यस्त हैं और वह अकेले धन को हड़प सकता है। घर के अंदर पहुंचकर उसने बूढ़ी माँ से कहा, बूढ़ी माँ, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे साथियों ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। सारे धन की एक साथ तुम लोगों को इस समय क्या आवश्यकता आ पड़ी? बूढ़ी माँ कहती हैं, मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। तब बुढ़िया घर के दरवाजे पर आई और बाहर बैठकर चौपड़ खेल रहे व्यापारियों से बोली, तुमने जयंत से जो कहा है क्या वह ठीक है? हाँ बूढ़ी माँ, ठीक है, परंतु जरा जल्दी कर दो। तब बुढ़िया घर के अंदर आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं और इसीलिए गड्ढे को खोदकर तुम अपना धन ले जा सकते हो। अच्छा बूढ़ी माँ, वह व्यक्ति मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी चाल कामयाब हो गई। वह व्यक्ति फटाफट खड्डा खोदने में जुट गया। बड़ी ही तेजी के साथ उसने सारा खड्डा खोद लिया और धन के 2 बड़े-बड़े थैले निकालकर बाहर रख दिए और बूढ़ी माँ से बोला, बूढ़ी माँ, तुम जरा एक लोटा पानी ला दो, मुझे बड़ी ही प्यास लग रही है। अभी लाई बेटी। और फिर बुढ़िया पानी लेने चली। इतने में पलक झपकते ही वह व्यक्ति ने दोनों धन से भरे हुए थैले उठाए और घर के पिछवाड़े में एक घोड़ा खड़ा था और उसकी पीठ पर लाद कर वह तुरंत वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उनके साथी जो बाहर बैठ पकड़ चौपड़ खेल रहे थे, वह सोचने लगे कि मेरा मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा।
मेरी की बारी के उन्होंने है। कहा, चलो अब तक तो खाना तैयार हो गया होगा, अंदर चलते हैं। वे तीनों अंदर गए और बूढ़ी माँ से बोले, खाना तैयार है क्या? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को खाना बनाने के लिए कहा था। बुढ़िया ने कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास गया है। जब तीनों व्यापारी यह सुनते हैं तो सदमे में पड़ जाते हैं और कहता है, लेकिन तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंपा? मैं दरवाजे पर आई थी और तुमने कहा था कि जल्दी करो। हमने तो सिर्फ खाना जल्दी बनाने को कहा था। क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? फिर बुढ़िया ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज यही है, सारी कहानी बताइए, इस घटना में मेरा क्या दोष है? फिर तीनों व्यापारी कहता है, वह बुढ़िया झूठ बोल रही है। अवश्य ही इसे इस बात का पता है कि मेरा मित्र धन लेकर कहाँ पर गया है। महाराज, हम सब पर दया करें, इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। महाराज सोचने लगे, ओह, बड़ा ही विचित्र झगड़ा है कि कैसे इन लोगों का निपटारा करूं। क्यों ना भीमसेन से इस झगड़े का निपटारा करने के लिए कहूं। इस प्रकार भीमसेन के विवेक की परीक्षा भी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने भीमसेन से कहा, भीमसेन, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो। तो भीमसेन ने बूढ़ी औरत से पूछा, बूढ़ी माँ, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? जी, इन्होंने कहा था कि यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ जाएंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। क्यों? भाइयों, बूढ़ी माँ ने जो कुछ कहा, क्या वह सच है? तुम्हें क्या कुछ कहना है? हमें कुछ नहीं कहना श्रीमान। बूढ़ी माँ ने आपको जो कुछ बताया है वह सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। यही हमारी शिकायत है। तुम लोगों ने बूढ़ी माँ से कहा था कि चारों के एक साथ आकर मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं देना। हाँ, यही सच है। उसी तरह जब तुम सब आकर बूढ़ी माँ से पैसे मांगो तभी उसे तुम्हें पैसे देने हैं, अन्यथा नहीं। हाँ महोदय, फिर आप यहाँ बूढ़ी माँ की शिकायत क्यों लेकर आए हैं? अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ और तब सभी मिलकर उससे अपने पैसे मांगो। यदि उस समय बूढ़ी माँ पैसे नहीं लौट आती है तब उसे दोषी माना जाएगा। तीनों व्यापारी इस बात पर विचार करने लगे। यह व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से हमें हमारे ही शब्दों के जाल में फंसा दिया। तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे, तुमने सही फैसला लिया है, तुम लंबी उम्र पाओ। जब व्यापारी सिर झुकाकर वहां से जाने लगे तब भीमसेन ने कहा, रुको, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि किसी अजनबी के घर में छुपा आएगा? धन की सुरक्षा के और भी उपाय होते हैं। सच सच बताओ, तुम्हें ये धन कहाँ से मिला? महाराज, हमने व्यापार से यह धन कमाया है। यही सच है। वे बोले, सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। भीमसेन से कहा, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। वे बोले। भीमसेन ने फिर कहा, जल्लादों को बुलवा, वे ही इनसे सच उगलवा आएंगे। नहीं, जल्लादों को मत बुलवा, हम सच बताते हैं तो बताओ, सच क्या है? सच ये है कि हम चारों साथियों का एक चोरों का गिरोह था और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार है वह धन चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज ने कहा, ओ, तो तुम लोग चोर हो? जी महाराज। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि इन तीनों को कारागार में डाल दिया जाए और उस बूढ़ी औरत को पूरी इज्जत के साथ राजमहल से विदा कर दिया गया। महाराज ने भीमसेन से कहा, भीमसेन, तुम परीक्षा में खरे उतरे। तुम्हें हमने अपना विशेष सलाहकार बनाकर उचित किया है। हमें इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शशिकांत सिंह भीमसेन से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य करते थे। फिर भीमसेन जो डाकू था, अब वह दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी कहलाने लगा। इतना कहकर भगवान शिव अपना कथा समाप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।